योग विद प्रदीप सिंह के 17वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता ही है, अगर आप लोग मेरे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं कि मैंने सीरीज़ शुरू की है बेसिक आसन्स की। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम कुछ और आसन्स प्रैक्टिस करेंगे और उन आसन्स से होने वाले फ़ायदे और उन आसन्स को करते समय क्या प्रिकॉशंस लेनी है और अगर आपकी बॉडी में लिमिटेशंस हैं तो कैसे फिजियो योगा अप्लाई करके आसन को अचीव करना है और कैसे हठ योगा करके उस आसन से ज़्यादा फ़ायदे लेने हैं। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आसन मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उसका नाम है एक पद उत्तान आसन। ये संस्कृत का नाम है। अगर इसको हम इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे एक का मतलब है वन, पद का मतलब है पैर, उत का मतलब है इंटेंस, एंतान का मतलब है स्ट्रेच करना और आसन का मतलब है पोस्चर। तो यानी कि एक ऐसा पोस्चर जिसमें आप अपने एक पैर को अच्छे से स्ट्रेच करते हैं। तो ये एक पद उत्तान आसन का वर्बल मीनिंग है। ये जो आसन है ये लाइंग डाउन पोजीशन में किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सुपाइन पोजीशन और जिसको संस्कृत में बोला जाता है सुप्त स्थिति। तो आइए देखते हैं कैसे इसको करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप अपनी मैट पे किसी भी एक साइड लेट जाएंगे पीठ के बल, ऐसे। तो जब भी आप कोई भी लाइंग डाउन पोजीशन में आसन करें तो सबसे पहले शवासन में थोड़ा अपने शरीर को चेक कर लीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी शवासन को डिटेल में समझाया हुआ है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं और कैसे शवासन करना है उसको सीख सकते हैं। तो जब आप शवासन में आएंगे तो सबसे पहले तो देख लीजिए आपके हाथ और पैर बिल्कुल रिलैक्स रहने चाहिए। फिर शरीर के अंदर जाइए, आपकी हार्ट बीट देखिए, हार्ट बीट नॉर्मल होनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग करके चेक कर लीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए। और तीसरा, आपकी स्पाइन रिलैक्स होनी चाहिए, आपका हेड जो है वो आपके टॉर्सो के अलाइनमेंट में आना चाहिए, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक जोन में जानी चाहिए, जहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। और जब आपको लगे कि ठीक है आप रेडी हैं, तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सुपाइन पोजीशन, ठीक है, शवासन। अब अगर इसको आप सुपाइन पोजीशन बोलेंगे तो ये रिलैक्स्ड सुपाइन पोजीशन है, जहाँ पे आप रिलैक्स्ड हैं, ठीक है। इसको आप सुप्त स्थिति भी बोलते हैं संस्कृत में। अब जब आप रेडी होंगे तो आपको क्या करना है, दोनों पैरों को ज्वाइन कर लेना है और दोनों हाथ, जब आप शवासन पे रहते हैं तो हथेलियाँ सीलिंग की ओर फेस रहती हैं, बट जब आप रेडी होंगे तो हाथ ज़मीन की ओर टर्न कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, रेडी इन सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन पे आप रेडी हो गए और ये क्या हो गया, रिलैक्सिंग इन सुपाइन पोजीशन। सो ये रेडी, ये रिलैक्स, टोज आउट, पाम्स अपवर्ड, रिलैक्स्ड, टोज टुगेदर एंड पाम्स फ्लैट ऑन द फ्लोर। ये हो गया आप रेडी। यहाँ पे हम रेडी होने के लिए अपने ब्रेन को हमने मैसेज दिया कि हम रेडी हैं। तो अब जब एक पद उत्तान आसन करना है, क्योंकि इसका नाम है एक पद उत्तान आसन, तो आपको सिर्फ एक पैर को एक्टिव रखना है, बाकी पूरी बॉडी को वापस शवासन पे छोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं करता हूँ राइट से, तो मैं लेफ्ट पैर को रिलैक्स कर देता हूँ और दोनों हाथों को रिलैक्स कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है और मेरा सिर्फ राइट पैर एक्टिव है। कैसे एक्टिव है, उसका टो टूवर्ड्स द सीलिंग पॉइंटेड है। आप चाहे तो थोड़ा गैप कर सकते हैं पैर के बीच में, आप चाहे तो शवासन वाली पोजीशन पे जो पैर है उसी में रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको शोल्डर के अलाइनमेंट में ले आता हूँ, ठीक है। तो हेड रिलैक्स्ड, हाथ रिलैक्स, बस राइट वाला पैर आपका एक्टिव मोड पे है। अब जैसे ही राइट वाले पैर को आपने सोचा कि स्ट्रेच करना है, उठाना है, तो आप क्या करें, हल्का सा इसके टो को आउट स्ट्रेच कर दें, जिसको हम प्लैंटर फ्लेक्शन बोलते हैं, और अपने नी को लॉक कर दें और धीरे धीरे इस पैर को ऑफ द फ्लोर उठाना है आपको, ऐसे। ये कब तक उठाना है, जब तक आपका पैर पूरा फ्लोर से वर्टिकल ना हो जाए। वर्टिकल मतलब लंबवत। अब ये मेरा पैर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मुझे वो स्ट्रेच भी फील हो रहा है। आप लोगों को लगे कि आपको थोड़ा डॉर्सिफ्लेक्शन भी करना है, तो आप टो को अंदर स्ट्रेच कर दीजिए, ये स्ट्रेच भी बहुत लोगों को फायदा करेगा।
और आपको लगे कि नहीं ना तो ज़्यादा डॉर्सीफ्लेक्शन करना है ना प्लैंटर फ्लेक्शन करना है, तो थोड़ा सा टो को रिलैक्स रख लेंगे, थोड़ी देर इसको होल्ड करेंगे। इससे पैर के जिस जिस हिस्से पे स्ट्रेच आ रहा है उस स्ट्रेच को थोड़ी देर सस्टेन करेंगे। 2-3 डीप ब्रीथिंग करनी है तो डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, उससे बॉडी को रिक्वायर्ड ऑक्सीजन मिल जाएगी। और जब आपको लगे कि ठीक है इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है तो धीरे धीरे पैर को ड्रॉप कर देंगे। फिर वापस टो को टुवर्ड्स द सीलिंग पॉइंट आउट कर देंगे और फिर वापस पूरी बॉडी को रेडी की पोजीशन पे ले आएंगे। ये हम वापस आ गए रेडी की पोजीशन पे। अब सेम चीज दूसरी ओर करेंगे। लेफ्ट वाले पैर को एक्टिव रखेंगे, राइट वाले पैर को और दोनों हाथों को रिलैक्स छोड़ देंगे। अब मैं वापस अपने लेफ्ट पैर को देख लेता हूँ, इसको शोल्डर के अलाइनमेंट में स्ट्रेट ले आता हूँ। अगर आपको लगे यहाँ से कर सकते हैं तो भी ठीक है, आपको लगे नहीं शोल्डर और पैर एक स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए तो वो भी अच्छा है। तो मैंने पैर को अलाइनमेंट में रखा, पूरी बॉडी रिलैक्स की, टो को हल्का सा प्लैंटर फ्लेक्शन में स्ट्रेच किया, नी को लॉक किया, धीरे धीरे इसको लंबवत किया और चेक किया लंबवत होता है नहीं होता। आप उठ के चेक भी कर सकते हैं ऐसे और फिर वापस लेट सकते हैं। आपको लगे डॉर्सीफ्लेक्शन करिए। आपको लगे लाइट स्ट्रेच रखना है तो बस लाइट स्ट्रेच। घुटना लॉक रहना चाहिए पूरा 100%। ऐसा ना हो कि घुटना ऐसे बैंड है, नहीं, पूरा लॉक रखिए ऐसे। एंड जब आपको लगे अच्छा खासा स्ट्रेच यहाँ से भी मिल गया है तो धीरे धीरे वापस जाएंगे, टो को वापस पॉइंट करेंगे टुवर्ड्स द सीलिंग, दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, वापस रेडी की पोजीशन पे आ जाएंगे और पूरी बॉडी को लूज छोड़ देंगे शवासन में। थोड़ी देर एक पद उत्तान आसन करने की वजह से बॉडी में अगर उसका इंप्रेशन आया हो जैसे कि हार्ट बीट बढ़ना, ब्रीदिंग का फास्ट होना, तो थोड़ी देर शवासन में बॉडी को नॉर्मल कर लीजिए। और जब आपको लगे कि ठीक है बॉडी नॉर्मल है तो उठ के बैठ जाएंगे। सिंपल, ये था आपका एक पद उत्तान आसन। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अब जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। ये तो मैंने आपको बताया कि आसन को आपको कैसे करना है। अब मैं ले जाता हूं आपको सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है? बॉडी लिमिटेशंस। जब मैंने पैर को उठाया तो मेरे लिए तो ये इजी था, बट आप में से बहुत लोगों की बॉडी कंपोजिशन अलग अलग है, तो आपकी बॉडी कंपोजिशन के हिसाब से कुछ लिमिटेशंस होंगी। अब हम उन लिमिटेशंस को जानने की कोशिश करते हैं और उसके साथ इसको कैसे करेंगे ये जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो जब आप लेटेंगे पीठ के बल, तो आपको क्या देखना है? पहले जिस पैर से आप कर रहे हैं, ठीक है, जिस पैर को आपने पहले उठाना है, मान लिया राइट पैर उठाना है या लेफ्ट पैर उठाना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जब आप उसके टो को पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स द सीलिंग, क्या आपके एंकल जॉइंट्स अच्छे से फ्लेक्स हो रहे हैं? बट अगर इनकेस आपके साथ ये लिमिटेशंस है कि आपके टो पूरा पॉइंट आउट नहीं हो पा रहे हैं, तो जितना ईजी है उतना ईजी रखिएगा। आपको लगता है आपका प्लैंटर फ्लेक्शन ज़्यादा ठीक है तो ऐसे कर लीजिएगा पैर को और ऐसे करके पैर को लिफ्ट कर लीजिएगा, ठीक है? आपको लगे कि प्लैंटर फ्लेक्शन उतना अच्छा नहीं है, डॉर्सीफ्लेक्शन में बॉडी ज़्यादा रहती है, तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे उठा लीजिएगा। तो पहला तो ये उन लोगों के लिए आया है जिनको अपने एंकल की एरिया में थोड़ा लिमिटेशंस लगती हैं, ठीक है? अब ऐसे लोगों को क्या करना है? अगर आपके एंकल्स स्टिफ है, आप क्या करिए, थोड़ा एंकल का ना वर्कआउट करिए। जैसे कि अभी आप मेरे सिर्फ इस पोर्शन को देखिएगा, इसको डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन, डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन, फिर साइड ट्विस्ट, फिर 360 रोटेशन। ये ऐसे करके अपने एंकल की मूवेबिलिटी को बढ़ाइए और जब आपके एंकल अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, उनकी मूवेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, तो आप अपने टो को इन आउट और इन अच्छे से स्ट्रेच कर पाएंगे। और फिर एक पद उत्तान आसन में पैर आउट करना है या इन करना है, ये आपके लिए इजी टू डील हो जाएगा, ठीक है? ये तो हो गया फर्स्ट। अब आपको लगे कि आपके जो नी जॉइंट है वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं है या फिर आपकी जो काफ मसल्स हैं या हैमस्ट्रिंग है वो बहुत टाइट है, आप अपने पैर को ऐसे स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? या फिर आप स्ट्रेट तो कर पाते हैं बट जैसे जैसे आप उठाने लगते हैं तो कुछ मसल टाइट हो जाती है और ऐसे करके घुटना बैंड होने लगता है। ये तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? पहले तो आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आपकी
क्वाड्रिसेप मसल टाइट है, आपके हैमस्ट्रिंग टाइट है या फिर आपके काफ मसल्स टाइट है। अगर आपके काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग टाइट है तो आपको क्या करना है, अगेन वही पैर को एक लिमिटेड हाइट तक उठाना है, डोर्सीफ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन, डोर्सीफ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन। और इसमें डोर्सीफ्लेक्शन को ज्यादा अटेंशन देनी है। इस स्ट्रेच के साथ काफ मसल और हैमस्ट्रिंग आपके एंगेज हो जाएंगे, तो ऐसे करके लिफ्ट करने की कोशिश करनी है और धीरे धीरे इसमें फिजियो योगा लगाना है, यानी कि फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या है, ऐसे करके प्रेशर बढ़ाइए और जहां पे मैक्सिमम लगे रिलीज करिए, फिर बढ़ाइए, फिर रिलीज करिए। ये तो हो गया उसके लिए जिनके काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग टाइट है। अगर आपको लगता है नहीं आपके ना क्वाड्रिसेप मसल थोड़ा वीक है, जब उठा रहे हैं तो इतनी ताकत, बहुत ताकत लग रही है और बॉडी होल्ड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर क्या करना है, प्लैंटर फ्लेक्शन, तो आउट करके फिजियो योगा, लिफ्ट एंड ड्रॉप, लिफ्ट एंड ड्रॉप, लिफ्ट एंड ड्रॉप। ऐसे फिजियो योगा करके अपनी क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रांग बनाना है, नी जॉइंट को स्ट्रांग बनाना है। और फिर जब आपको लगता है कि डोर्सीफ्लेक्शन और प्लैंटर फ्लेक्शन दोनों के थ्रू आपने अपनी क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रांग बना ली है, नी जॉइंट स्ट्रांग बना लिए है, काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर लिए, तो फिर आपकी मर्जी, आप चाहें तो टो को आउट करके उठाएं या फिर आप टो को इन करके उठाएं, आपका एक पद उत्तानासन आ जाएगा। तो ये तो छोटी छोटी मसल और जो दूसरे जॉइंट्स है उनको ध्यान में रखते हुए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब आपके हिप जॉइंट, कुछ लोगों के हिप जॉइंट टाइट होते हैं। ये देखिए जो मैं पैर उठा रहा हूं ना हवा में, ये हिप जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन। हिप जॉइंट क्या होता है, जिससे आपका फीमर आपके टॉर्सो से जुड़ा होता है, बॉडी सॉकेट जो है उसमें फीमर जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम हिप जॉइंट बोलते हैं, पैर जिससे टॉर्सो से जुड़ा हुआ है। तो कुछ लोगों का वो जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम होता है, पैर पूरा नहीं जा पाता, यहाँ से लॉक शुरू हो जाता है, ठीक है। या फिर हिप मसल, पेल्विक फ्लोर ओपन नहीं होता है, तो अगेन फिजियो योगा। आपको क्या करना है, आपका नी भी अच्छा है, काफ मसल भी अच्छी है और क्वाड्रिसेप मसल भी अच्छी है, हैमस्ट्रिंग भी अच्छी है, बट आपके हिप मसल्स और आपके हिप जॉइंट उतने फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आपको इसमें वही पूरा रेंज ऑफ मोशन चैलेंज करना है एंड ड्रॉप, पूरा रेंज ऑफ मोशन यूज करना है एंड ड्रॉप, ठीक है, दोनों पैर से लेफ्ट एंड ड्रॉप। ऐसे करके धीरे धीरे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आपके दोनों पैरों की मूवेबिलिटी धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी, हिप जॉइंट खोलने लगेंगे और आपका जो एक पद उत्तानासन है वो पूरा 90 की डिग्री पे जाने लगेगा। अब एक और चीज आती है, आपने इतनी चीजें की तो क्या होगा, एकदम से तो चीजें होंगी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, धीरे धीरे बॉडी खुलती है, बॉडी को खुलने में टाइम लगेगा। तो आपने देखा कि लास्ट टाइम मैंने जब किया मेरा रेंज ऑफ मोशन इतना आ रहा था, अब थोड़ा इतना हो गया है, तो आप उतने में ही संतुष्ट रहिए। अभी आपको लगता है मेरा एक पद उत्तानासन इतना है, बस हो गया, इतने में ही रहिए, थोड़ी देर होल्ड करिए और वापस आ जाइए। धीरे धीरे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो एक दिन और ऊपर आएगा, फिर एक दिन वो पूरा वर्टिकल आएगा। तो परफेक्ट एक पद उत्तानासन कैसा होगा, जब आपका पैर पूरा लंबवत होगा फ्लोर से और बॉडी पैरेलल और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो कहलाएगा आपका परफेक्ट एक पद उत्तानासन, ठीक है। और ये आपने ड्रॉप कर दिया। तो ये कुछ लिमिटेशन। इसके अलावा अगर आपको लगता है, क्योंकि जब एक पद उत्तानासन में उठाएंगे आप अपनी बॉडी को, तो थोड़ा पेट की भी, थोड़ा बैक की भी मदद लगेगी उसमें। तो आप बीच-बीच में ये भी देखिए कि आप अपने पेट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, पेट इसमें टाइट हो जाएगा, तो थोड़ा पेट की भी मदद दीजिएगा, पेट को भी टाइट करिएगा, उससे भी होल्ड करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट है जो आपको करने हैं अगर आपकी बॉडी की कंपोजिशन थोड़ा अलग है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में थोड़ा स्टिफनेस है या फिर आपकी बॉडी में थोड़ा स्ट्रेंथ कम है, तो कैसे काफ मसल और कैसे हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएँगे ताकि एक पद उत्तानासन अच्छा हो? कैसे क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे नी को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि टो को आउट करके प्लैंटर फ्लेक्शन करके आप एक पद उत्तानासन कर सकें। कैसे हिप जॉइंट को फ्लेक्स करेंगे, कैसे हिप मसल को फ्लेक्स करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, फिजियो योगा लगाएँगे। प्रेशर बिल्डअप किया, रिलीज़ किया, प्रेशर बिल्डअप किया, रिलीज़ किया, ठीक है। रिपिटेशन बढ़ा देंगे, होल्ड कम कर देंगे। यानी कि एक पैर को उठाएँगे, ड्रॉप करेंगे, उठाएँगे, ड्रॉप करेंगे। ऐसे 5-5 काउंट दोनों साइड से आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से आप किसी भी आसन को अचीव करने की कोशिश करिए। जो भी आसन की फाइनल स्टेज है उसको छोटे-छोटे स्टेप्स में तोड़ दीजिए और ईज़ी स्टेप्स करिए और फिर फाइनल स्टेप में जाने की कोशिश करिए। एक और चीज़ होगी कुछ लोगों में क्या होता है, जो 2 पैर हैं, मान लिया आपका राइट पैर है, राइट पैर तो अच्छे से ऊपर तक उठेगा, बट जो लेफ्ट पैर है उसका रेंज ऑफ मोशन कम होगा। मान लिया आपका राइट पैर पूरा यहाँ तक आ रहा है, बट लेफ्ट यहीं तक आ रहा है, ये इतना। अगर इतना भी डिफरेंस है तो ये डिफरेंस भी डेंजरस है बॉडी के लिए। इससे बॉडी की सिमेट्री खराब हो सकती है, आपकी वॉक खराब हो सकती है, आप प्रॉपर रनिंग नहीं कर पाएँगे, आप खड़े होंगे तो आपका स्टैंडिंग स्टांस खराब हो सकता है। तो इस चीज़ को कैसे डील करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, मान लिया आपको लगा कि इसका रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पे ना आप क्रंच करेंगे। क्रंच क्या होता है? पेट की स्ट्रेंथ के थ्रू आप पैरों की फॉर्मेशन को ठीक करते हैं। तो आप क्या करिएगा, आपके राइट का जो रेंज ऑफ मोशन है वहाँ पे लाइए, दूसरे पैर को उस तक लाने की कोशिश करिए। 1 एंड डाउन। थोड़ा इसके हिप जॉइंट को, इसके काफ मसल्स को, हैमस्ट्रिंग को और क्वाड्रिसेप मसल को चैलेंज करेंगे। 2 एंड डाउन, 3 एंड डाउन। ऐसे करके इसका जो मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन है वो इससे अचीव करने की कोशिश करिए। एक दिन क्या होगा, ये दोनों यहाँ तक आ जाएंगे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन में। और फिर इसको छोड़िए और फिर इसको ट्राई करिए यहाँ तक लाने का। 1 2 फिर अब जो मैं आपको बता रहा था क्रंच, एक सिस्टमैटिक क्रंच कैसे करेंगे इसमें ध्यान से देखिएगा। राइट लेग आप, इसकी मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन आपको मिल गई। इसकी रेंज ऑफ मोशन को मैच करने के लिए थोड़ा लेफ्ट से एक्स्ट्रा एफर्ट, फिर लेफ्ट को यहीं रोक के राइट लेग डाउन और फिर इस रेंज ऑफ मोशन को होल्ड करके थोड़ी देर बाद इसको डाउन, ठीक है? फिर लेफ्ट को, अब क्या है, लेफ्ट का रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है वो भी तो आपको पता करना है। तो फिर लेफ्ट को उसके मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन तक ले जाइए। तो आप देखेंगे राइट को वहां पर लाना है, राइट को उसके कोऑर्डिनेशन में करना है, फिर लेफ्ट डाउन और राइट डाउन, ठीक है? जब एक बार आप ऐसे करेंगे कि राइट को उठाएंगे, राइट का जो मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन है उससे लेफ्ट को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो लेफ्ट का रेंज ऑफ मोशन भी राइट के साथ आ जाएगा। फिर जब लेफ्ट को उठाएंगे और लेफ्ट के साथ राइट का रेंज ऑफ मोशन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो दोनों में सिमेट्री बैठने लगेगी। और फिर इसका एक सेट बनाइएगा। कैसे, ध्यान से देखिए। राइट जिसका रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा है उससे कोऑर्डिनेट करिए लेफ्ट को, फिर लेफ्ट को डाउन कीजिए, राइट को होल्ड कीजिए और फिर लेफ्ट को भी डाउन। फिर लेफ्ट को उठाइए, लेफ्ट का रेंज ऑफ मोशन देखिए क्योंकि ये कम है राइट के मुकाबले, तो उतना ही रेंज ऑफ मोशन राइट का लाइए और फिर लेफ्ट को ड्रॉप करिए, थोड़ी देर राइट को होल्ड कीजिए और ये डाउन। ऐसे करके आपको दोनों के बीच में सिमेट्री बैठानी है। तो जब दोनों पैरों के बीच में ऐसे सिमेट्री आ जाएगी तो आपका जो 1 लेग रेज है, एक पद उत्थान आसन है, वो सिमेट्री में आ जाएगा। लेफ्ट राइट का सिमेट्री अच्छी हो जाएगी, उसके थ्रू आपकी वॉक अच्छी हो जाएगी, रनिंग अच्छी हो जाएगी, आपका स्टैंडिंग स्टांस भी अच्छा होगा, वेट शिफ्टिंग जो है वो भी अच्छी होगी, सेंस ऑफ वेट शिफ्टिंग अच्छी हो जाएगी। सेंस ऑफ वेट शिफ्टिंग मतलब कभी एक पैर पे वेट रख रहे हैं राइट पे, कभी लेफ्ट पे वेट रख रहे हैं और इस तरीके से बॉडी में जो एनर्जी शिफ्टिंग है, बॉडी का जो अलाइनमेंट है वो भी अच्छा होगा, ठीक है? अब जाते हैं इससे होने वाले फायदों पे। देखिए इसका नाम क्या है, एक पद उत्थान आसन। तो इससे क्या होगा, पैर को फायदा होगा। तो जब भी किसी आसन के फायदों पे जाना है तो ये देखना है कि उस आसन का नाम क्या है। उस आसन के नाम को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उसके फायदे देखिए। तो इसका नाम है एक पद उत्थान आसन। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैर को उठा रहा हूँ, एक पैर को स्ट्रेच कर रहा हूँ। जब भी हम किसी मसल को, किसी बॉडी पार्ट को स्ट्रेच करते हैं तो हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को चैलेंज करते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक पद उत्थान आसन, एक पैर को उठा रहे हैं, इंटेंसली स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो देखिए जब मैं इस पैर की फ्लेक्सिबिलिटी को चैलेंज कर रहा हूँ तो मेरे हिप मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं, तो पेल्विक फ्लोर के लिए अच्छा है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, काफ मसल की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी। टोज आउट करेंगे तो प्लैंटर फ्लेक्शन मसल के लिए अच्छा होता है, टोज इन करेंगे तो डॉर्सी फ्लेक्शन जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है, नीज की स्ट्रेंथ अच्छी होगी। हाँ, जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग, हिप मसल्स,
हिप जॉइंट, ठीक है। और जब स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, क्योंकि पूरी जो पैर का वेट है क्वाड्रिसेप मसल के थ्रू होल्ड हो रहा है। नी को लॉक किया हुआ है तो नी के जो जॉइंट्स है वो स्ट्रांग हो रहे हैं। और थोड़ा सा जिस पैर को आप उठाएंगे उस साइड के एब्डोमिनल मसल्स और बैक मसल्स पे भी जाएगा इसका प्रेशर, तो एब्डोमिनल मसल स्ट्रांग होंगी और बैक स्ट्रांग होंगी, ठीक है। ऐसे ही जब दूसरी साइड करेंगे आप, तो दूसरी साइड भी यही होगा। उस साइड के हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, हिप मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथ, नीज की स्ट्रेंथ, उस साइड के एब्डोमिनल मसल्स और साइड लोअर बैक की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला फायदा। जब भी आप पैर को ऊपर उठाएंगे तो जो ब्लड है वो रिवर्स हो रहा है, देखिए टूवर्ड्स द ग्रेविटी जो है ब्लड सर्कुलेशन चलता है हमारा। तो जब हम स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमारा पैर की ओर रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम एक पद उत्तान आसन कर रहे हैं तो हम ब्लड सर्कुलेशन को रिवर्स कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर जब भी आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कोई इंजरी हो, चाहे कोई बीमारी हो, या फिर किसी भी तरीके की शारीरिक प्रॉब्लम हो, उसको रिकवर करने के लिए ना 4 एलिमेंट काम करते हैं। एक होता है आर, दूसरा होता है आई, तीसरा होता है सी और चौथा होता है ई। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप, अगर आपको इसको याद रखना है तो आप बोल सकते हैं राइस, ठीक है। राइस जैसे कि चावल, चावल को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? राइस। तो राइस में आर का मतलब यहाँ पर है रेस्ट। जब भी आपको कोई भी किसी भी तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, तो डॉक्टर सबसे पहले बोलते हैं कि भैया रेस्ट प्रॉपर करो। तो पहला आ गया आर फॉर रेस्ट। आई आता है, आई का मतलब यहाँ पे है आइसिंग या फिर कूलिंग, यानी कि आप अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रखें। क्यों? क्योंकि जब भी बॉडी को ठंडी चीज़ें मिलती हैं तो बॉडी जो है वो आती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में, जहाँ पे हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है, तो हीलिंग प्रोसेस स्मूथ हो जाती है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, वो जो एथलीट है वो आइस बाथ लेते हैं, ठीक है। वो क्यों लेते हैं? ताकि बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाए, बॉडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन पे जाए और हीलिंग फास्ट हो जाए। जब हम सोते हैं, सोने की जो पोजीशन है, जब हम लेटते हैं, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़ोन, क्योंकि स्पाइन पैरेलल हो जाती है, मिनिमल ग्रेविटी स्पाइन एक्सपीरियंस करती है और उसमें हीलिंग फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो आर आई सी ई में आई हो गया। अब सी होता है कॉम्प्रेशन, मसाज, बॉडी को अलग अलग तरीके से बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स को दबाना, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबा के, मसाज करवा के, ऑयल मसाज करवा के, किसी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट को कंप्रेस करके, इससे भी रिकवरी बढ़ाई जाती है, ठीक है। और फिर चौथा आता है एलिवेशन, जो मैंने अभी आपको बताया, पैर को उठा के। तो जब हम पैर को उठा रहे हैं एक पद उत्थान आसन में, इसको बोलते हैं एलिवेशन। तो एलिवेशन मतलब ब्लड सर्कुलेशन को रिवर्स कर देना। एलिवेशन से भी रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अब एलिवेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जब कभी भी आपकी बॉडी में फ्रैक्चर होंगे, जैसे कि मान लिया बोन फ्रैक्चर हो गई, तो आपने देखा होगा बहुत से लोग जिनके पैरों की हड्डी टूट जाती है तो उनके जो प्लास्टर लगता है उसके बाद उनके पैर को एलिवेट कर दिया जाता है, यानी कि बॉडी नॉर्मल में रहती है बट पैर की जो हाइट बढ़ा दी जाती है। क्यों? ताकि ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स हो जाए, और जब ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स होता है उसकी वजह से बॉडी एक शॉकिंग एलिमेंट से गुजरती है, बॉडी की अवेयरनेस बढ़ जाती है और हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। तो इन 4 एलिमेंट्स में रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन में से एक जो रूल यहाँ लागू होता है हीलिंग का, वो है एलिवेशन। तो जब आप एक पद उत्तान आसन में लेट रहे हैं तो आप अपने पैर को एलिवेट कर रहे हैं, ये देखिए इस पैर को ऊपर ले जा रहे हैं, तो इसकी जो हाइट है आपके टॉर्सो से ऊपर हो गई है, शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा है। तो अब यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स हो रहा है। तो जहाँ जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स होके जाएगा, उस जगह पे अगर किसी भी तरीके के ब्लॉकेज बन रहे होंगे, चाहे ब्लड वेसल्स में हो, चाहे वेन्स में हो, चाहे मसल में कहीं पे गांठें बन रही हो, जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो, वो सब चीज़ों को ये हील करते हुए जाएगा। हार्ट में राइट साइड से इम्प्योर ब्लड जाता है, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो जाता है वेन्स के थ्रू। और हमारी बॉडी में वेना कावा जो होती हैं, वेना कावा जो वेन है वो क्या करती हैं, वो इम्प्योर ब्लड को हार्ट की ओर ले जाती हैं। जैसे कि 2 कैटेगरी है वेना कावा की, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा क्या करती हैं, आपके फुट से, आपके पैरों से, आपके पेल्विक फ्लोर से, आपके पेट से ब्लड को हार्ट की ओर ले जाते हैं।
ठीक है, ताकि वहाँ से प्यूरिफाई हो। सुपीरियर वेना कावा क्या करती है, आपके ब्रेन से, आपके नेक से, आपके चेस्ट से, आपके हाथों से ब्लड को हार्ट की ओर ले जाती है ताकि वो प्यूरिफाई हो। तो जब आप एक पैर को एलिवेट करेंगे तो जो इंफीरियर वेना कावा है उसकी फंक्शनिंग भी अच्छी होगी, इम्प्योर ब्लड प्रॉपर तरीके से हार्ट की ओर आएगा और हार्ट को उस ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है उसको सपोर्ट मिलेगा। फिर वो इम्प्योर ब्लड से लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, फिर वो प्योर ब्लड वापस हार्ट में जाएगा और फिर लेफ्ट साइड से वो ब्लड प्यूरिफाइड होके बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो सिर्फ एक पद उत्तान आसन करने से आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक कर सकते हैं, हार्ट की फंक्शनिंग अगर थोड़ा वीक हो रही है, हार्ट को सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया इसका दूसरा फ़ायदा। अब एक और चीज़ नोट करिएगा, जब मैं पैर को उठा रहा हूँ तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रिवर्स हो रहा है हार्ट की ओर, ठीक है, ब्रेन की ओर। तो ये ब्लड ब्रेन की ओर भी आ रहा है। तो जिस साइड का पैर आपने उठाया है उस साइड की ओर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा इंटेंस हो जाएगा। लेफ्ट साइड उठाया है तो लेफ्ट साइड की ओर, तो लेफ्ट साइड का ब्लड, लेफ्ट साइड की आई, लेफ्ट साइड के कान, लेफ्ट साइड का नेज़ल, ठीक है? लेफ्ट साइड का नेज़ल आपकी बॉडी के कोल्ड को मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो वो फ़ायदा होगा। अब राइट को उठाएँगे तो राइट साइड में थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन इंटेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से शरीर के दोनों साइड को, राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड मस्कुलर एनर्जी को डिनोट करता है और लेफ्ट साइड फेमिनिन एनर्जी को डिनोट करता है, इमोशनल मेंटल स्ट्रेंथ को। तो कहीं न कहीं आपकी फिज़िकल और मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ को भी बनाने में हेल्प करेगा। ये एक लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा होगा जब सालों-साल आप एक पद उत्तानासन को प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा जब आप पैर को उठा रहे हैं, थोड़ा पेट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्योंकि इसको होल्ड करने के लिए जो सेकेंडरी मसल्स हैं, पेट की मसल है, बैक स्ट्रॉन्ग होगी आपकी। तो इतने सारे फ़ायदे आपको एक पद उत्तान से हो सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट बॉडी कंपोज़िशन और डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस, मान लिया आपकी लोअर बैक वीक है और आपकी बोन्स में कैल्शियम की डिफ़िशियंसी है और आप कैल्शियम की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम जो है वो तभी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होता है जब आप अच्छे से वर्कआउट करते हैं, ठीक है? कैल्शियम को पचाने के लिए बॉडी को सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में ले जाना पड़ता है, बॉडी को थोड़ा उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है, नहीं तो कैल्शियम बॉडी एब्ज़ॉर्ब नहीं करती है। तो मान लिया आपकी बैक में कोई इंजरी हुई, आपके बैक की आपको रिकवरी करनी है, तो डॉक्टर ने आपको फिजियोथेरेपी सजेस्ट की। तो ये जो एक पद उत्तान आसन है, ये फिजियोथेरेपी का हिस्सा भी है। बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट अपनी फिजियोथेरेपी में इसको यूज़ करते हैं। तो जब आप एक पद उत्तान आसन में बार-बार पैर को उठाएँगे, इससे आपके बैक पे स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना और फिर रिलीज़ करना, बिल्डअप करना, रिलीज़ करना। तो ऐसे लोग जिनकी बैक की इंजरी हुई है, जिनको स्लिप डिस्क हुआ है और डॉक्टर ने बोला है अब आप रिकवरी मोड में हैं, तो अब आप थोड़ा फिजियोथेरेपी शुरू कीजिए, थोड़ा योगा शुरू कीजिए, तो एक पद उत्तान आसन उनको उस मेडिकल कंडीशन से बाहर निकलने में हेल्प कर सकता है। तो ये इसका एक और फ़ायदा है। अब आते हैं इसके कुछ प्रिकॉशंस पे। देखिए, अगर आपकी बैक में पेन है, एक्यूट पेन है और बहुत टाइम से ये पेन चल रहा है, तो इसको आप नहीं करेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। घुटनों का दर्द है, नहीं करेंगे, ठीक है? साइटिका का इश्यू है, नहीं करेंगे, वेरिकोज़ वेन का इश्यू है, नहीं करेंगे। इन सब कंडीशंस में डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे आप। दिन भर आप थक के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम था, फिज़िकली बहुत टायर्ड हैं, बॉडी में सोरनेस है और आप योगा करते हैं और आपका एक शेड्यूल है योगा करने का, बट आपने देखा कि थ्रू आउट द डे बहुत टायर्ड हैं और आप योगा कर रहे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर योगा शेड्यूल में ऐसे आसन नहीं करने, एक पद उत्तानासन जैसे आसन। क्यों? क्योंकि ये आपकी सोरनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये कब करेंगे? जब बॉडी थोड़ा रिलैक्स हो, हल्का-फुल्का पेन चलेगा बट बहुत ज़्यादा सोरनेस है, बहुत ज़्यादा टायर्ड है तो एक पद उत्तानासन को नहीं करेंगे। नाउ प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो एक पद उत्तान आसन कर सकती हैं, मोस्ट ऑफ द केसेज़ में कर सकते हैं। बट अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो गर्भ में बच्चा है, वो आपको गायनेकोलॉजिस्ट बताएँगे कि आपके जो गर्भ में बच्चा है, उसकी कंडीशन कैसी है, हेल्थ कंडीशन कैसी है। तो उस पे डिपेंड करेगा। अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने बिल्कुल भी किसी भी तरीके की फिज़िकल एक्टिविटी को मना किया हुआ है, तो फिर आप चाहे थर्ड ट्राइमेस्टर में हो, सेकंड ट्राइमेस्टर में हो या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक पद उत्तान आसन आप अवॉइड करेंगे।
और उसका रीज़न क्या क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब गर्भ में बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो पेट का साइज़ बढ़ जाता है, और जब पेट का साइज़ बढ़ता है तो पेट की जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की जो कैपेसिटी होती है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग, वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो उसकी वजह से होता क्या है, हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, हार्ट को एक्स्ट्रा ब्लड टुवर्ड्स द एब्डोमिनल मसल्स थ्रो करना पड़ता है, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई और ब्रीदिंग आपकी मेंटेन रहे। उसकी वजह से आपने देखा होगा सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स हाथों में, पैरों में स्वेलिंग आने लगती है। उसका रीज़न क्या रहता है, ऑक्सीजन की कमी, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में सेकंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर तो सकते हैं, बट अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी गायनोकोलॉजिस्ट ने मना किया है तो नहीं करेंगे। अगर नहीं किया है, बोला है एवरीथिंग इज ओके, तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ तक कर सकते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर से इसको नहीं करेंगे। ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप पे। एक और चीज़ जो मुझे याद आई, हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप इसको लॉन्ग होल्ड नहीं करेंगे, इसको सिर्फ एक पद उत्तानासन में पैर को स्ट्रेच करेंगे, थोड़ी देर 5 टू 8 काउंट होल्ड करेंगे एंड ड्रॉप कर देंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले क्या करेंगे, इसको लॉन्ग होल्ड नहीं करेंगे, मैराथन होल्ड नहीं करेंगे, जैसे कि 30 सेकंड 1 मिनट ऐसे होल्ड नहीं करेंगे। उसमें होता क्या है, ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द ब्रेन फ्लो होता है एक पद उत्तानासन में, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ट्रिगर हो सकता है, बढ़ सकता है। तो इसलिए आप इसको एक पद उत्तानासन को हाई ब्लड प्रेशर में बड़ी कैलकुलेशन के साथ करेंगे। लो ब्लड प्रेशर वाले इसको लॉन्ग होल्ड करें, इसमें हठ योगा लगाएं। हठ योगा मतलब लॉन्ग होल्ड करके बॉडी का प्रेशर बढ़ाएं, तो उससे क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर भी आपका इससे कंट्रोल में आएगा और वो नॉर्मल की ओर जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस, ये कुछ फायदे, ये कुछ लिमिटेशंस हैं एक पद उत्तानासन को लेके, इनको दिमाग में रखते हुए इस आसन को करिए और इसके ज़्यादा से ज़्यादा फायदे उठाइए। अब आते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ फिटनेस, उसमें से इसमें क्या-क्या फायदा होगा। पहला एलिमेंट है फिटनेस का फ्लेक्सिबिलिटी। यस, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। किसकी फ्लेक्सिबिलिटी, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स, हिप जॉइंट, हिप मसल्स, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है। फिर दूसरा आता है स्ट्रेंथ। यस, ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में फायदा करेगा। किसकी स्ट्रेंथ, क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथ, नी की स्ट्रेंथ, साइड एब्डोमिनल मसल्स एंड लोअर बैक की स्ट्रेंथ। तीसरा आएगा सेंस ऑफ बैलेंसिंग। नहीं, इसमें सेंस ऑफ बैलेंसिंग का तो कहीं पे यूज़ ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लेटे हैं। सेंस ऑफ बैलेंसिंग ज़्यादातर उन आसन्स में अप्लाई होता है जहाँ हम स्टैंडिंग पोजीशन पे होते हैं, जहाँ हम पैर पे खड़े होते हैं। तो इसमें तो हम पीठ के ऊपर लेटे हैं, तो उतना बैलेंस का इसमें ध्यान नहीं देना है। तो ये एलिमेंट का इसमें कम से कम इंप्रेशन रहेगा। फिर आते हैं वेट शिफ्टिंग। यस, आप बॉडी का वेट अपने पैर पे फोकस कर रहे हैं, जिस सेपरेटली, जैसे कि आपने राइट पैर को उठाया तो सेपरेटली आप राइट पैर पे फोकस कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ, उसके वेट को मेजर करते हुए उसको उठा रहे हैं। तो पूरा फोकस आपका राइट पैर पे है, तो पैर के वेट पे फोकस है, तो यस, वेट शिफ्टिंग पे भी ये हेल्प करेगा। और फिर जब आप लेफ्ट पे फोकस कर रहे हैं तो लेफ्ट पैर की ओर वेट शिफ्टिंग पे ध्यान देगा। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके दोनों पैरों में कौन से पैर की स्ट्रेंथ अच्छी है, कौन से पैर की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। तो यस, सेंस ऑफ वेट शिफ्टिंग भी आपका ये अच्छा करेगा। और पाँचवाँ आता है बॉडी ब्यूटिफिकेशन। क्या ये आपके शरीर को सुंदर बनाने में मदद करेगा? यस, ये आपके शरीर को सुंदर बनाने में भी मदद करेगा। किस तरीके से? अगर आप अपने पैर को पूरा लॉक करते हुए स्ट्रेच करेंगे, तो ये आपके पैर में किसी भी तरीके की डिफ़ॉर्मिटी के सिम्पटम्स होंगे। स्पेशली नी वेल्गस एंड नी वेरस के इश्यूज़ होते हैं पैर में। नी वेल्गस क्या होता है? जब पैर अंदर की ओर, नॉक नीज़ भी बोलते हैं, पैर अंदर की ओर, जी बहुत से लोगों के पैर अंदर की ओर बेंड होते हैं। और नी वेरस क्या होता है? जब नी बाहर की ओर बेंड होते हैं, जिसको बोर्ड लेग बोलते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में ऐसे कुछ सिम्पटम होंगे, पैरों में कोई डिफ़ॉर्मिटी आने के सिम्पटम होंगे, आर्थराइटिस का कोई सिम्पटम होगा, तो वो सिम्पटम एक पद उत्तानासन को रेगुलर प्रैक्टिस करके निकल जाएगा। तो यस, ये आपकी बॉडी के ब्यूटिफिकेशन में भी हेल्प करेगा, शरीर को सुंदर बनाने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आप एथलीट हैं, आप मैराथन रन करते हैं, वॉक करते हैं, उसमें आपको हेल्प करेगा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी करने में, मसल रिकवरी में हेल्प करेगा, इंजरी से रिकवरी में हेल्प करेगा, और आपके स्टैंडिंग स्टांस को भी अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम रेगुलर बेसिस पे एक पद उत्तानासन करेंगे, दोनों पैरों के रेंज ऑफ मोशन को चेक करेंगे, स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे, तो इससे आपके दोनों पैरों की सिमेट्री भी अच्छी होगी, तो आपका स्टैंडिंग स्टांस भी अच्छा होगा। ठीक है। अब इसी से जुड़ा है दूसरा आसन जो हम आज करने वाले हैं, जिसका नाम है द्विपद उत्तानासन। इसी के एक स्टेज ऊपर चले जाइए तो बनता है द्विपद उत्तानासन।
तो एक पद में हम लोग एक पैर को उठा रहे थे, द्विपद उत्तानासन में हम 2 पैरों को उठाते हैं, इसीलिए इसे द्विपद उत्तानासन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको डबल लेग रेज्ड पोज भी बोलते हैं।